हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज एक बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि पिछले 2 दिनों से अपना यूट्यूब चैनल जो है उसमें मेरे को ग्रोथ देखने को मिली, जो कि मेरे को बहुत संतुष्टि देती है कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फायदा ले रहा है। चलिए, जब कोई आप पढ़ाते हैं और कोई उसे पढ़ने की कोशिश करता है, आपको संतुष्टि मिलती है, और वो संतुष्टि अब मेरे को मिल रही है। हाँ, अपन जो पढ़ रहे थे वो था 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसके अंदर जो अपन ने अभी तक पढ़ लिया, 2 वीडियो में बना चुका हूँ, 7वां 7.01 और 7.02। और अपन ने क्या क्या देखा है, चुंबकीय क्षेत्र देख चुके हैं, उसका मात्रक और विमाद देख चुके हैं, और स्टेट का प्रयोग देख चुके हैं। यही तो है। अब देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। आपको पता होगा, और स्टेट के प्रयोग में अपन ने ऐसा कह दिया था कि जैसे जैसे धारा की दिशा को चेंज करते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाती है। दिशा बोला था वहां पर, ठीक है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। अगर धारा की दिशा को चेंज करेंगे, करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इतना हमें पता है, परिवर्तित हो जाएगी। आज अपन जो देख रहे हैं वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एक बायो सावर्ट का नियम देखेंगे, और जो मैंने लिख रखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। सवाल कुछ इस तरीके से आया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने वाले किन्हीं 2 नियमों का नाम लिखो। सिर्फ नाम ही लिखना था, नियम भी नहीं लिखना था, ठीक है। ऐसा बोर्ड में सवाल आ चुका है और इनके ऊपर सवाल आता है बच्चों। और अगर सवाल नहीं आता है तो आगे आने वाले पॉइंट्स में ये नियम काम में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि अगर ये नियम पता है तो हम आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक, मैं आपको बोलूंगा कि ये जो दूसरे नंबर का नियम है इसे आप थोड़ा सा गौर करके समझिएगा। वैसे ये 10वीं में आपने पढ़ा है। चलिए, तो सबसे पहला जो नियम है बच्चों वो है स्नो रूल, SNOW नियम। अब ये नियम क्या कहता है वो थोड़ा सा समझिए बच्चों। वैसे अपन ने ये डिस्कस किया है और स्टेट के नियम है। देखो, तो स्नो को अगर अपन समझें तो यहां पर S का मतलब बच्चों साउथ है, ठीक है। N का मतलब नॉर्थ है, O का मतलब ओवर कर लीजिए, और इसका मतलब वेस्ट है। ठीक, अब ये क्या नियम बोलता है? ये नियम समझना इस चीज को कि अगर ये कोई तार है, ठीक है, और इस तार में धारा साउथ से कहाँ की ओर जा रही है? नॉर्थ की ओर। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहाँ की ओर जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। अब आप बोलोगे कि सर साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे कैसे? तो मैंने आपको उस समय बताया था कि ये डायरेक्शन ऐसा ध्यान में रखो भाई। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? साउथ। इस तरफ होता है वेस्ट और इस तरफ होता है क्या बच्चों? ईस्ट। ठीक, अब इसको घुमा दो। अगर ऐसा बनाना है तो आप इसको घुमा दो। घुमा दो मतलब मैं इसको ऐसा समझ रहा हूं, मेरा नॉर्थ इधर आ गया तो नॉर्थ के जस्ट विपरीत में कौन है? साउथ है, ठीक है। फिर अगर नॉर्थ इधर आ गया है तो आपने ऐसा 90 डिग्री ऐसा घुमाया इसको, है ना, इसको ऐसा घुमा दिया तो ईस्ट कहाँ चला गया? नीचे की ओर। ये ईस्ट हो गया और ऊपर कौन चला गया? वेस्ट हो गया। ठीक, तो ये कोई चालक तार, ये क्या है? तार है, चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारावाही चालक तार हम इसे बोलेंगे। और इस चालक तार के नीचे हमने रख दी कंपास सुई या चुंबकीय सुई, ठीक है। कंपास वाला देखा था ना अपन ने, वो पढ़ा था, ठीक। और इस कंपास सुई का ये तो है उत्तरी ध्रुव और ये है कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ये बात। तो वो बोल क्या रहा है वो समझिए। वो ये बोल रहा है कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो, साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिण। नॉर्थ को क्या बोलते हैं? उत्तर। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो उस धारावाही चालक तार या अभिष्ट चालक तार के नीचे स्थित चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव कहाँ की ओर विक्षेपित हो जाता है? वेस्ट की ओर विक्षेपित हो जाता है, पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, नॉर्थ इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पश्चिम कहाँ है? ऊपर की ओर है, तो ये ऐसा करके यूं चली जाएगी। ठीक है, अब समझना, इस केस के अंदर ये चुंबकीय सुई कहाँ रखी हुई है?
नीचे रखी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि अगर चुंबकीय सुई, अब सवाल समझ लीजिएगा, यदि किसी चालक तार में धारा दक्षिण से कहां की ओर बह रही है, उत्तर की ओर बह रही है, तथा कंपास सुई नीचे की ओर है, तो कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव कहां की ओर विक्षेपित होगा? आंसर है पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, स्नोलार यही कहता है। लेकिन यही कंपास सुई अगर ऊपर की ओर रखी हुई होती तो फिर कहां की ओर विक्षेपित होती? बताओ, हाँ, कहां की ओर विक्षेपित होती? तो वापस से ऑरस्टेड का नियम में ये बहुत अच्छी लाइन थी कि किसी चालक तार के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका मतलब अगर यहां पर ये वेस्ट की ओर विक्षेपित हो रही है, नीचे की ओर, ठीक, तो अगर इसको ऊपर ले जाए तो वो कहां की ओर विक्षेपित होगी? ईस्ट की ओर। क्यों? क्योंकि वेस्ट का जस्ट विपरीत कौन है? ईस्ट है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर वो ऊपर की ओर रखी होती तो फिर इसका उत्तरी ध्रुव कहां की ओर? ईस्ट की ओर विक्षेपित होता, पूर्व की ओर विक्षेपित होता। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये इसी नियम का दूसरा पार्ट आप समझ लीजिए जिससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं नियम आपको वापस से क्लियर कर देता हूं कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो अभिष्ट तार के नीचे स्थित चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। यही कौन सा नियम है? स्नोला है। ठीक है, और ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब ये रिमेंबर करना है, अगर चुंबकीय सुई ऊपर की ओर होती तो फिर वो पूर्व की ओर विक्षेपित होती। ठीक है, विपरीत दिशा का दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में स्नो तो हो चुका, अगला देखो, अगला बोल रहा है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम मतलब राइट हैंड थंब रूल ला। ठीक है, ये आपने 10वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा था, थंब रूल ला। ये क्या बोलता है ला कि ये कोई चालक तार लीजिए और इस चालक तार में अगर धारा की दिशा ऐसी मान ली जाए, समझना, इस चालक तार में धारा जो है वो ए से कहां की ओर बह रही है? बी की ओर बह रही है। तो इस चालक तार को इस प्रकार दाएं हाथ से पकड़ा जाए। दायां हाथ मतलब राइट हैंड। कौन सा हैंड? राइट हैंड। अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आता है ना, तो राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ा जाए कि दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में, दाएं हाथ का अंगूठा कहां की दिशा में? धारा की दिशा में। तो दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो आप देखोगे, तो ये अगर मैं ऐसा इसको पकड़ूं तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ कैसा है? अंदर की ओर है। और ये तार को ऐसा पकड़ के ऐसा लेकर आए तो इस तरफ कहां की ओर है? बाहर की ओर। समझिए इस चीज को कि अगर मैं इस पेन को मानूं और ये पेन की अगर आप नोक देख पा रहे हैं तो नोक की दिशा को समझिए धारा की दिशा। तो अपन ने पेन को राइट हैंड से पकड़ा, ठीक। अब अगर राइट हैंड से ऐसा पकड़ा, समझना इस चीज को, ऐसा मैं इसको होल्ड करूं तो ये अंगुलियां अंदर की ओर जा रही है कि इस तरफ? अंदर की ओर जा रही है। तो इस तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत कहां की ओर? अंदर की ओर। और फिर ऐसा ये अंगूठा ऐसा ऐसा गया और इस तरफ देखोगे तो बाहर की ओर। ठीक है, इसको ऐसा होल्ड करो और घुमाओ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ तो तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर को प्रदर्शित करते हैं बच्चों क्रॉस से। ये ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले डायग्राम में ऐसा नहीं लिखा होगा, क्रॉस और डॉट बने हुए होंगे, तो ये ध्यान में रखिए। अगर ये क्रॉस है इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह कैसी है? तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, ये तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब इसके बाद में देखो, हाँ भाई, अगला जो पॉइंट है वो आगे चलते हैं। तो ये तो तल के लंबवत अंदर की ओर हुआ और इस तरफ आए अपन, इस तरफ आए तो क्या होगा? बाहर की ओर। और बाहर की ओर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डॉट से। ठीक है, ये क्या है? ये है तल के लंबवत और कहां की ओर है? बाहर की ओर। ये नॉलेज के लिए है। चलिए, नियम वापस से मैं बोल देता हूं क्या है। यदि किसी चालक तार में धारा की दिशा
इस प्रकार है, या किसी धारावाही चालक तार के अंदर धारा की दिशा इस प्रकार है कि दाएं हाथ के अंगूठा धारा की दिशा की ओर हो, तो दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो इसका मतलब ये है, इस चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है, ऐसा वृत्तीय, ऐसे वृत्त बनते जा रहे हैं। पास में है तो छोटे छोटे वृत्त, और दूर जाते हैं तो वो वृत्त क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और उस चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में, तो दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ध्यान में रखना, और फिर ये डायग्राम बना लीजिएगा और इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये। ओके, अगला देखिए, वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। दाएं हथेली मतलब राइट हैंड की हथेली, पाम हो गया है ना, राइट हैंड का पाम, पाम तो समझते हो, हथेली यही है। और कौन सी धाराओं के लिए, वृत्तीय धाराओं के लिए। वृत्तीय धारा मतलब अगर धारा किसी कुंडली में बह रही हो, ठीक है। कुंडली कैसी होती है, ऐसे बच्ची यूं। चलो, कुंडली अगर आपको देखनी है तो घर में आजकल तो खैर एलईडी आ गई है, पहले सीएफएल चल रही थी और मिल जाएंगे, अभी भी घरों में मिल ही जाती है सीएफएल। तो सीएफएल को अगर आप तोड़ोगे, कोई खराब सीएफएल है ना भाई, नहीं मत ले लेना, पता चले 150 रुपए का नुकसान कर दिया पापा जी का। हाँ, तो आप कोई खराब सीएफएल लो, उस खराब सीएफएल को तोड़ लो पीछे से, तो उसका सर्किटरी देखोगे ना, तो सर्किटरी के अंदर आपको ऐसा राउंड सा दिखाई देगा, यू आकार का दिखाई देगा कुछ, और उस यू आकार के ऊपर आपको ऐसे वायर लपेटा हुआ दिखाई देगा, दैट इज कुंडली, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कुंडली, कॉइल बोलते हैं बच्चों। आगे अपन क्या पढ़ेंगे इस चीज को, हालांकि इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कुंडली का, तो भी समझ लीजिए कि वहां पर वो कुंडली उपयोग में ली गई है। और कुंडली में धारा, ओके, धारा देखो, चलिए, तो मैं इस नियम को समझा रहा हूं, समझिए। ये वो आप कुंडली, एक कॉइल मान लो, कॉइल का एक लूप है, इसे क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। तो ये एक कॉइल का एक लूप है, तो और बोल रहा है कि वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। तो अगर इसमें धारा ऐसे जा रही है, यूं ऐसे जा रही है, समझना इस चीज को, अगर धारा ऐसे जा रही है तो हमने क्या करना है, राइट हैंड की हथेली से इसे होल्ड करना है, तो हमने इसको पकड़ लेना है, ठीक है। ये पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर ये जो राइट हैंड का हथेली जो है, तो हमारी अंगुलियां किसकी दिशा में होनी चाहिए, धारा की दिशा में। ये जो अंगुलियां, मैं इसको ऐसा होल्ड कर रहा हूं, ये अंगुलियां किसकी दिशा में जा रही हैं, धारा की दिशा में जा रही हैं। तो फिर इस दाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो फिर इस कुंडली के इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बाहर की ओर निकल रहा है और इस तरफ अंदर प्रवेश, क्योंकि अंगूठा मेरा उधर जा रहा है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा है यूं, तो मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा पास हो रहा होगा इसके अंदर से, ठीक है, ऐसा अंदर की ओर, ठीक है। तो वापस से ये क्या बोलता है कि यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा दाएं हाथ की अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित की जाए, तो दाएं हाथ का अंगूठा उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है या उसकी ओर प्रदर्शित करता है, ठीक है। वापस से, यदि किसी धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को दाएं हाथ की अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो दाएं हाथ का अंगूठा उस कुंडली से संबंधित या धारावाही कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक। तो अब अगर ये धारा ऐसे बह रही है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब अगर धारा ऐसे जा रही होती, यू ऐसे जा रही होती, तो हमने दाएं हाथ से इसको ऐसा पकड़ा, इसको होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद में चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जाने लगा। धारा की दिशा चेंज हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो गई, चेंज हो गई। समझ में आया ये चीज, ठीक है। आपके पास में कड़ा वैसे नॉर्मली आजकल बच्चे पहनने लग गए हैं, कुछ स्कूलों में उतरवा लेते हैं, लेकिन चलो, तो मान लेते हैं कि आप उससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा पकड़ो, धारा की दिशा में उसको पकड़ो, तो ये अंगूठा कहाँ की ओर जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यदि किसी धारावाही कुंडली को दाईं हथेली से इस प्रकार पकड़ा जाए कि दाईं हथेली की अंगुलियां प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो दाहिनी हथेली का अंगूठा उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला है मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। मैंने गलती कर दी,
स्क्रू ड्राइवर लाना था। चलिए, मैक्सवेल का कॉर्क प्रेस नियम क्या होता है? ये मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ भी बोलते हैं इस चीज को। ये क्या चीज बोलता है मैक्सवेल कि अगर किसी आपके पास में पेचकस है, पेचकस तो समझते हो भाई, स्क्रू ड्राइवर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसे अपन वो पेच कसते हैं ना, वो वाली चीज, उसे आपने उस पेचकस को आपने राइट हैंड से पकड़ लिया तो दक्षिणावर्त पेच नियम भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो दक्षिणावर्त पेच की सहायता से, दक्षिणावर्त पेच नियम तो समझ गए ना, दाएं हाथ से आपने उसको क्या पकड़ लिया, स्क्रू ड्राइवर को पकड़ लिया। तो जिस दिशा में वो पेच गति कर रहा है, कसते टाइम जिस दिशा में वो पेच गति कर रहा है, अगर मैं ऐसा कसूंगा तो पेच ऐसा आगे की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, और अगर मैं उसको ऐसा उल्टा घुमाऊंगा तो पेच कहां की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो जिस दिशा में पेच के नोक की दिशा गति करती है, समझना, पेच का नोक अगर आगे की ओर जा रहा है, उसी दिशा में अगर धारा की दिशा को भी प्रदर्शित किया जाए तो हमारे दाएं हाथ का अंगूठे के घूमने की दिशा, दाएं हाथ के अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। थोड़ा समझे बच्चों, ये कोई पेच मान लो, यहां पे मैंने लिया स्क्रू ड्राइवर और इस पेच के अटैच कर दिया। अब मैं मान के चल रहा हूं कि धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, तो मेरा नोक ये रहा और मैं इस नोक को आगे की ओर गति करवाना चाहता हूं, आगे की ओर गति करना, तो मैंने इसको ऐसा कसा, ऐसा कसा, ऐसा कसा, तो इसके नोक आगे की ओर गई, इसकी नोक आगे की ओर गई, इसका मतलब ये धारा की दिशा में गया। ठीक है, तो जब मैं इसको धारा की दिशा में इसकी नोक को लेकर के जा रहा था तो मेरा अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा जिस दिशा में जा रहा है वही किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, ये किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। अब अगर धारा की दिशा ऐसी है तो फिर आप इसको उल्टा घुमाओगे, नोक को पीछे की ओर लाना पड़ेगा, पीछे की ओर कैसे लाओगे, इसको उल्टा घुमाओ, ऐसा खोलो, इसको खोलोगे तो नोक कहां की ओर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी तो अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंगूठा इस तरफ जा रहा है ना, अंगूठा ऐसा आ रहा है। अगर आपको कसना है तो अंगूठा आगे की ओर जाएगा, मतलब धारा की दिशा आगे, अंगूठा ऐसा घूमेगा, धारा की दिशा पीछे की ओर तो अंगूठा आपको ऐसा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि नोक को पीछे लाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो ये समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होगा, क्या बोलता है ये नियम कि यदि किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को किसी पेच के नोक की गति की दिशा से प्रदर्शित की जाए तो फिर उस पेच को प्रदर्शित करते हुए या इंगित करते हुए स्क्रू ड्राइवर या पेचकस को घुमाते समय अंगूठे की दिशा, दाएं हाथ के अंगूठे की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, वापस से मैं बता देता हूं, मैक्सवेल के कॉर्क पेच नियम द्वारा यदि किसी कॉर्क की नोक को धारा की दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उस दक्षिण हाथ या फिर उस दाएं हाथ का घूमता हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप काम करेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कंप्लीट हो गया है। अब देखो आगे किसके लिए अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करेंगे बायो सावर्ट का नियम। देखो बच्चों, बायो सावर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसके ऊपर डेरिवेशन आती है, इस नियम से रिलेटेड डेरिवेशन है, 2 से 3 डेरिवेशन अपन करेंगे। अब ये क्या चीज बताता है बायो सावर्ट का नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है कि आप चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बायो सावर्ट जो है 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, कुछ बच्चे नाम एक साथ आता है इसलिए एक साथ समझ लेते हैं कि एक ही वैज्ञानिक है, लेकिन बायो और सावर्ट 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, ये ध्यान में रखिए। और दोनों ने मिलकर ये ना मतलब ला बनाया था, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट्स लॉ तरीके से समझ लीजिएगा नियम को, जिस तरीके से कूलाम का नियम किसमें आपके विद्युत क्षेत्र में काम आता है, उसी तरीके से देखा जाए तो बायो सावर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र में काम आता है ना। अब इस नियम में है क्या बच्चों, वो समझिए। ये नियम ये बोलता है कि यदि कोई धारावाही चालक, अब देखो धारावाही चालक को ऐसा बना देते हैं, आप बोलोगे सर सीधा ही बना देते,
सीधा बनाने से फील नहीं आती है, कई बार फील आना जरूरी है। ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कि कैसे दिशा को प्रदर्शित करना है, और कुछ नहीं। तो ये कोई धारावाही चालक तार मानो, इसमें धारावाही है तो इसका मतलब इसमें धारा की दिशा को आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। मैं धारा की दिशा को क्या कर देता हूं, प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक है, ये धारा की दिशा हो गई, और इस धारा की दिशा को मैंने लिख दिया है आई। ठीक है, ये करंट आई इसमें से जा रही है चालक तार, और चालक तार को अपन ने लिख दिया ए बी। ठीक है, और इस धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए उन्होंने देखो, पहले तो अब ये देखो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर क्या होगी। अगर ये आपका बिंदु पी इधर है तो धारा ऐसे जा रही है, राइट हैंड रूल यूज कर रहा हूँ, दूसरे नंबर का दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। ठीक है, तो धारा की दिशा ऐसी, तो अंगूठा मेरा धारा की दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ कैसा, तल के लंबवत अंदर की ओर, और इस तरफ कैसा, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो अगर इस तरफ देखूं तो यहां पर मेरे को बनाना पड़ेगा क्रॉस। क्यों क्रॉस बनाया, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। और अगर यही बिंदु मेरा इस तरफ होता तो मैं यहाँ पर बनाता डॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जाते तो तल के लंबवत बाहर की ओर आते। ठीक, तो अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करोगे तो तल के लंबवत अंदर की ओर, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो तल के लंबवत बाहर की ओर, P1 और P2 बिंदु। अब इस बायोसॉफ्ट ने क्या किया बच्चों, इसने बोला कि जो धारावाही अल्पांश आप ले रहे हैं बच्चों, इस धारावाही चालक ले रहे हैं, इस धारावाही चालक का पहले एक छोटा सा भाग काट लो, है ना। तो आपने अगर पूरी लंबाई L है तो आपने इसका एक अल्पांश काट लिया DL। ये अल्पांश, धारावाही अल्पांश, इसमें से भी धारा तो जाएगी जाएगी। ठीक, ये आपने DL अल्पांश काट लिया, और इस DL अल्पांश का एक मध्य बिंदु देख लो आप, अल्पांश का एक मध्य बिंदु देखा जा सकता है। ठीक, और इस अल्पांश पे आप क्या खींचें, एक स्पर्श रेखा खींचें। क्या खींचें, एक स्पर्श रेखा। तो मेरे को इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, ऐसी खींच सकता हूं मैं, ऐसे ही खींची जाएगी ये स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा की जो दिशा है ये वास्तविकता में किसकी दिशा है, अल्पांश की दिशा है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये बात। फिर आपको क्या करना है, आपने जो बिंदु P लिया है उस बिंदु P को इस अभिष्ट अल्पांश के मध्य बिंदु से सीधा मिलाइए। ठीक, तो ये जो दूरी है जो आपको दिखाई दी, ठीक, इस दूरी को हम बोलते हैं R। वहां पर भी R दूरी होती थी, दो बिंदुओं, दो आवेशों के मध्य की दूरी। तो यहाँ पे एक धारावाही अल्पांश का मध्य बिंदु और एक वो बिंदु जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने बस ये ध्यान में रखिएगा, वो वहां पर बल था। ओके, तो ये R हो गई, R की दिशा ऐसे जा रही है। ठीक है भाई, चलिए, R सदिश राशि है, जैसे DL सदिश राशि है वैसे ही R जो है वो भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, ध्यान में रखेंगे। अब ये नियम क्या बोलता है वो समझ लीजिए। ये नियम ये बोलता है कि इस P1 बिंदु पर या फिर P2 बिंदु पर, P2 के लिए आपको ऐसा खींचना पड़ेगा, इस तरफ देखना पड़ेगा। अभी अपन P1 की बात कर रहे हैं तो मैं ये हटा देता हूं, चलो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, तो बोलता है बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, या चुंबकीय क्षेत्र निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है, किस किस पर, तो उन्होंने बोला कि अगर लेट सपोज करो अल्पांश के कारण ज्ञात कर रहे हैं, अभी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा DB, क्योंकि छोटा सा भाग होगा। संपूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा B। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कुल चुंबकीय क्षेत्र B है और अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है, DB है। तो बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है या निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारक, ये कारक आप ऑरस्टेड के नियम से भी देख सकते थे। ऑरस्टेड ने क्या बताया था, धारा का परिमाण बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बताया था। ऐसा का ऐसा बायो-सावर्ट ने कहा। बायो-सावर्ट ने बताया कि यह चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के। ठीक है, धारा का परिमाण बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो
पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा के परिमाण पर निर्भर करता है या प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरा, यह उस अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होता है। अगर अल्पांश ज्यादा बड़ा होगा, चालकतार ज्यादा बड़ा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होगा। अगर चालकतार छोटा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी कम होगा। ठीक है, तो बायो-सावर्ट के नियमानुसार यह चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश की लंबाई पर भी निर्भर करता है या उसके समानुपाती होता है। तीसरा, अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों, एक कोण आता है थीटा यहां पर। ठीक, ये थीटा कोण कौन सा है? तो यहां पे देखो, थीटा कोण दो सदिश राशियों के बीच में ही बताया जाएगा, अदिश के बीच में नहीं बताया जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, धारा की दिशा ऐसे जा रही है तो धारा की दिशा और आर की दिशा के मध्य थीटा कोण प्रदर्शित करते हैं, जबकि वास्तविकता में इसमें ये थीटा ये वाला कोण है। कौन सा कोण? ये जो अल्पांश आपने खींचा, अल्पांश की एक दिशा है, वो दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? स्पर्श रेखा खींच करके। तो वो स्पर्श रेखा खींची अपन ने, उस स्पर्श रेखा और आर, ठीक है, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है थीटा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये थीटा कोण पूरा नहीं बनता, आप पता चले आप पूरा बना दो, ऐसा पूरा नहीं बनाना है। ये अल्पांश की जो स्पर्श रेखा है ना, उसके साथ में बनता है, ध्यान में रखें। ये शायद आपको प्रदर्शित हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र और कैसे देखा गया? तो बोला कि ये जो डीबी है वो समानुपाती होता है इस थीटा की स्पर्श जाने ज्या, ठीक है, इसको ज्या ही बोलते हैं कि ज्या पर। ओके, तो अब ये साइन इसको बोलेंगे कैसे? तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश की स्पर्श रेखा एवं अभिष्ट बिंदु को धारावाही अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, किस किस के बीच में? धारावाही अल्पांश की स्पर्श रेखा एवं अभिष्ट बिंदु को धारावाही अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। और अंतिम, यह चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश के मध्य बिंदु एवं अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम में भी था, है ना, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती बोलते थे। यहाँ पर भी सेम वैसा का वैसा ही है कि यह चुंबकीय क्षेत्र जो है वह धारावाही अल्पांश के केंद्र बिंदु एवं अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली सीधी रेखा बोल दीजिए, मिलाने वाली सीधी रेखा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अतः क्या होगा भाई? डीबी समानुपाती 1 2 3 4 समीकरण दे दीजिएगा, थ्योरी तो लिखनी ही है और समीकरण दे दीजिएगा। क्या हो जाएगा? आई डी एल साइन थीटा, ये तो ऊपर आ गए, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए समानुपाती को हटाएंगे तो एक समानुपातिक स्थिरांक लगाएंगे, स्थिरांक लगा दो तो डीबी बराबर, यहां पर आप के यूज कर सकते हैं, के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भी के का मान था, कहां? विद्युत क्षेत्र में आपको पता हो तो के बराबर क्या लिखते थे? निर्वात हेतु 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और माध्यम हेतु क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। था नहीं था मान? था ना, यहां पर भी मान है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में यही के जो है निर्वात में μ0/4 पाई और माध्यम में μ0 μr डिवाइडेड बाय 4 पाई। वहां ये एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता थी, है ना, यहां पर ये चुंबकशीलता है या चुंबकीय पारगम्यता है।
ठीक है, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता या फिर चुंबकीय पारगम्यता। ठीक, म्यू आर को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता, ये लेकिन आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता है, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, तो ये के आप जो यूज करेंगे वो आप यही यूज करना भैया। आप डायरेक्ट निर्वात के लिए ही काम करेंगे तो हम तो निर्वात में ही काम कर रहे हैं, है ना, इसलिए हम लिखेंगे के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये है बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, चलो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक आप क्या लिखेंगे, यह चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिष्ट बिंदु को धारावाही अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। मोस्टली बच्चे ये वाली लाइन नहीं लिख पाते हैं, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा यह चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, गलती करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर अगला, यह चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश के केंद्र बिंदु एवं अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, या फिर अभिष्ट बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अतः फिर ये तो आप कर सकते हो, इसमें तो पारंगत हो आप सब। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है बच्चों, आंसर है सदिश राशि है। अभी अपन ने इसको कैसा प्रदर्शित कर रखा है, कैसा, अदिश रूप में। ठीक है, इसे अब किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, सदिश रूप में। ये परिमाण है इसका, चुंबकीय क्षेत्र का ये क्या है, परिमाण है। अब अपन इसका सदिश रूप निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा बच्चों। तो ये तो हो चुका, अब इसका सदिश रूप, और सदिश रूप तभी लिखना है जब एग्जाम में पूछा जाए। मैं हर बार यही बोलता हूं बच्चों को, क्योंकि सदिश रूप लिखते समय हम गलतियां कर देते हैं। तो जब एग्जाम में इंडिकेट ही कर रखा हो कि भाई बायो-सावर्ट के नियम को सदिश रूप में लिखो, तभी लिखना है, अदरवाइज ज्यादा दिमाग मत लगा देना भाई। हाँ बच्चों, मैंने अभी कहा था कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि ये संख्या लगातार बढ़ती ही रहे। मैंने आपको ये भी बताया था, अभी अपन तीसरे नंबर पर, मैं नहीं चाहता कि ये तीसरे नंबर पे हो ये चैनल। ठीक है, अपन को 1 नंबर पे आना है और उसके लिए आपको और मेरे को दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे करते हैं सदिश रूप। इसका क्या, सदिश रूप। देखिए सदिश रूप के अंदर कैसे काम करेंगे, तो आई अदिश राशि है, ध्यान में रख लीजिएगा। डीएल सदिश है और थीटा तो वैसे भी अदिश होता है, लेकिन साइन थीटा आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट आई और डीएल का तो नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि आई एक अदिश है, डीएल सदिश है, और एक अदिश और सदिश के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, सदिश गुणनफल नहीं होता। तो फिर मेरे को ऊपर एक राशि चाहिए जो कि सदिश हो। वो कैसे आएगी वो समझिए। तो इसके लिए अपन ने क्या किया वो समझना। तो ये हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो था ही। अगर मैं इसे r बटा r से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखो आर इधर लेकर के आ चुका हूं मैं और इसको इससे गुणा किया तो ये क्या हो गया, आर क्यूब। डन हो गया। चलिए, पता चल रहा है क्या, ये अभी तक अदिश है। अब मैं इसको सदिश रूप में डाल रहा हूं, डीबी सदिश। कैसे, ए बी साइन थीटा ए कॉस बी के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सदिश रूप है, आई ब्रैकेट बना दीजिएगा डीएल सदिश क्रॉस क्या, आर सदिश। बताओ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हो चुका क्या, पहला सदिश रूप। एक तरीका ये है सदिश रूप को लिखने का, और मैं तो बोलूंगा इसी को याद कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका और क्या यूज कर सकते हैं वो समझिए। तो डीबी सदिश बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, समझिए इस चीज को, आई डी एल सदिश क्रॉस आर सदिश। अब थोड़ा सा समझें,
ये आर क्यूब है, मैंने इसको वापस से तोड़ा आर स्क्वायर, और ये जो एक आर था वो इसके नीचे ले जा सकते थे, नहीं ले जा सकते थे? अरे नीचे गुणा में ही तो चल रहा है, अरे चल रहा है नहीं चल रहा है, ये देखो ना भाई, आर क्यूब हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, अब देखो सदिश बटे सदिश का परिमाण एकांक सदिश होता है। ठीक है, तो हम इस चीज को और कैसे लिखेंगे? एकांक सदिश को कैप से लिखते हैं क्या? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डीएल सदिश क्रॉस एकांक सदिश। एकांक सदिश आर कैप होगा नहीं होगा। ये दूसरा तरीका है इसे सदिश रूप में लिखने का, और उम्मीद करता हूं कि ये सदिश रूप भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अपन ने सदिश रूप भी देख लिया, इसका परिमाण रूप भी देख लिया, दोनों तरीके देख लिए। बायो सावर्ट का नियम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दिक्कत कहाँ है? ये जो म्यू नॉट आया है ना, ये एक क्या है? नियतांक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक समानुपातिक नियतांक है। जहां अपन को गौर किस पे करना है? किस पे? म्यू नॉट के ऊपर गौर करना है। वहां पे एप्सिलॉन नॉट के ऊपर गौर किया था, यहाँ पे अपन किसके ऊपर गौर करेंगे? म्यू नॉट के ऊपर गौर करेंगे। ठीक है, वहां पे अपन ने एप्सिलॉन नॉट को उसका मात्रक निकाला था, उसकी विमा निकाली थी, तो यहाँ पर भी मात्रक और विमा निकालना जरूरी है। ठीक, तो देखिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करते हुए चलिए। कोई चीज नहीं समझ में आई वीडियो में ही कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो अब मैं वो नियम जो अपन ने बनाया था वो कुछ ऐसा था, डीबी परिमाण रूप में कुछ ऐसा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और सदिश रूप में ऐसा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल सदिश क्रॉस आर सदिश डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, ऐसा। चलिए, अब अपन गौर कर रहे हैं यहां, समझिएगा, यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? समानुपातिक नियतांक है। ये समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, अगर ये समानुपातिक नियतांक है तो इसका मात्रक और विमा होगा। अब इस म्यू नॉट को बोलते क्या है? म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, या फिर इसे निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता भी बोलते हैं। चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। फिर ऐसा ही अगर माध्यम की बात करता बच्चों, माध्यम की बात करते तो यहां पर आता म्यू आर। ठीक है, जहां वहां पर एप्सिलॉन आर आता है ना, यहां पर आता है म्यू आर। ठीक, इसे बोलते हैं क्या भाई? माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता। फिर वहां एक एप्सिलॉन आता था। एप्सिलॉन क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। ऐसे ही यहां पर आता है म्यू, वो क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। इस म्यू को क्या बोलेंगे? इस म्यू को बोलते हैं बच्चों माध्यम की चुंबकशीलता। आपेक्षिक हटा दो, या माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता भी आप लिख सकते हो, या चुंबकीय पारगम्यता लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो इनका नामकरण हो गया। मात्रक की बात करते हैं। मात्रक कहां से निकालेंगे म्यू का? यहां से। ठीक है, तो समझना अब मात्रक को। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का फॉर्मूला निकाल दो एक बार, क्योंकि जो म्यू नॉट का मात्रक होगा वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक होगा। क्यों होगा? 4 पाई तो बच्चा संख्या है, संख्या का कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक और म्यू नॉट का मात्रक एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूं तो ये आर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया डीबी आर स्क्वायर।
ठीक है, और नीचे आइडियल साइन थीटा का क्या लग गया, भाग लग गया। ऐसा ही फॉर्मूला बना। चलिए मात्रक देखो भाई, म्यू नॉट का मात्रक देख रहे हैं डीबी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों, टेस्ला, टेस्ला का क्या लगा दिया, टी। फिर आर दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। फिर नीचे है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और डीएल दूरी मीटर, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। क्या मात्रक बना, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, पता चल गया ये, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इसका और कोई मात्रक बन सकता है, आंसर है बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए वेबर में भी हम इसका मात्रक बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, टेस्ला को क्या लिखते हैं वो समझिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखते थे, नहीं लिखते थे, टेस्ला की जगह वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। अपन ने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला सॉरी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब गुणा करो मीटर स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा एम्पियर मीटर, कैंसिल हो गया, या फिर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर म्यू आर मात्रकहीन है और विमाहीन भी, जैसा एप्सिलॉन आर था। ठीक है, और म्यू की विमा वही है जो कि किसकी विमा है, म्यू नॉट की विमा है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में आ गई होगी। तो चलिए, इतना आज के लिए डन था। इसका एक और मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, भी इसका एक मात्रक होता है, वो अपन डील करेंगे। कैसे डील करेंगे, F डिवाइडेड बाय DL या DF डिवाइडेड बाय DL बराबर होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। इससे भी आप निकाल सकते हैं म्यू नॉट का एक मात्रक क्या आता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या आता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आता है। चलिए, तो म्यू नॉट का मात्रक हो गया। अगर मात्रक हो गया तो मेरे हिसाब से विमा भी निकल जाएगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की विमा मैं बता चुका हूं। चुंबकीय क्षेत्र की विमा पता है तो ये सारे मान रखोगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।